हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीआरपीसी का सेक्शन 209 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे आज सेक्शन 259 तक। पहली चीज़ देख लें इसमें हम 209 में क्या कह रहा है। जब अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। मतलब जैसे लगता है मजिस्ट्रेट्स को कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट वो सॉरी सेशन कोर्ट के मतलब विचारणीय है, ट्रायल के लिए है, तो वो उसको मामला दे देता है। क्या होता है उसमें, पहले आप समझें। जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और इन मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वो पहली बात क्या करेगा, 207 के उपबंधों का अनुसरण करने के पश्चात यथासंभव शीघ्र मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। 207 में बताया गया है कि एफआईआर की कॉपी और ये दस्तावेज वगैरह आप अभियुक्त को निःशुल्क दें। फिर का पॉइंट बताया गया है, जमानत से संबंधित संहिता के प्रावधानों के अध्ययन अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा जब तक कि खंड का के अधीन मामले की सुपुर्दगी न हो जाए और तत्पश्चात विचारण के दौरान जब तक कि परीक्षण का निष्कर्ष न निकल आए। मतलब करेगा क्या कि मामले को जमानत से संबंधित जो भी वो है प्रावधान उन सबको लेते हुए उस मामले को उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा जब तक कि निष्कर्ष ना निकल आए। और तीसरी बात गा में क्या कहा गया है, मामले का अभिलेख तथा दस्तावेज और वस्तुएं यदि कोई हो जिन्हें साक्ष्य में पेश किया जा सकता है उस न्यायालय को भेजेगा। मतलब सारी चीज़ें उस न्यायालय को भेज देगा। फिर बताया गया मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा। वहाँ का जो साधक लोक अभियोजक होगा सेशन कोर्ट का, उसको उसकी सूचना दे देगा। इतना करने के बाद उसका काम खत्म हो गया, सेक्शन खत्म। अब आ जाइए सेक्शन 211 पे। क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरोप की अंतर वस्तु बहुत है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आता है आपके यहाँ, उसमें भी काम आती है। इसको बहुत ध्यान से सेक्शन को पढ़ें क्योंकि इसका बहुत ब्रॉड रोल है आपके पेपर में। पहली बात है, इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। ठीक, आरोप के बारे में पहली बात। दूसरी बात, यदि उस विधि का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। अगर नाम दिया है विधि में तो उस आरोप को उस नाम से, जैसे हत्या है तो हत्या लिखा जाएगा। तीसरी बात, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई निर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध को इतनी परिभाषा देनी होगी जितने से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए कि जिसका उस पर आरोप है। अगर परिभाषा नहीं दी है तो ऐसी आपको कुछ बताना है जिससे अभियुक्त समझ जाए कि उसने जो क्या अपराध किया है, उस पर क्या चार्ज लगाया जा रहा है, ये वो समझ सके। देखिए कुछ वर्ड जैसे विनिर्दिष्ट है, ऐसे शब्द आप ज़रूर यूज़ करें, इनका ज़्यादा असर पड़ता है लिखते वक्त। विनिर्दिष्ट का मतलब है स्पेसिफिक। अब चौथा पॉइंट अगले पेज पे है। इस पॉइंट चौथे में क्या क्या आ गया है, वो विधि और विधि की वो धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। मतलब विधि की धारा भी देना है आपको। पांचवी बात, ये तथ्य की आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। आरोप लगा दिया गया है, अगर ये कोर्ट कह देता है इसका मतलब उसने सारी जो भी चीज़ें आरोप से संबंधित हैं पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। छठा पॉइंट, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। सातवीं और आखिरी बात, यदि अभियुक्त वर्धित दंड पाने का अधिकारी है, मतलब जितना दंड प्रोवाइडेड है उससे अधिक, तो उसे अवलिखित किया जाएगा। वर्धित दंड तब मिलता है जब अभियुक्त पहले भी उस तरह के अपराध किए हुए होता है तो कोर्ट उस अपराध में जो
बातें हैं उससे अधिक, जैसे हमने आईपीसी के सेक्शन 75 में पढ़ाया था कि चोरी की एक बार सज़ा हो चुकी है 3 साल तक की, दो या दो से अधिक बार, और फिर से कर रहा है तो आजीवन या 10 वर्ष तक की सज़ा होती है चोरी में, मतलब बढ़ा के दंड मिलने को वर्धित दंड कहते हैं। अब आप आ जाइए सेक्शन नंबर 213 में। 213 का कह रहा है, जब सॉरी कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। अक्सर आरोप में रीति नहीं होती है, मगर कुछ मामले हैं, समझ लें, जब मामला इस प्रकार का है कि आरोप में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात को जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती, तब उस रीति को जिसमें अभिकथित अपराध किया गया है ऐसी विशिष्टियां भी आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। मतलब सिर्फ आरोप से काम नहीं चल पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं आरोप को, तो आपको रीतियों का भी वर्णन करना पड़ेगा। 215 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का, जो कहता है गलतियों का प्रभाव। अपराध समझ ले पहले, अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अवकथित है, कथन करने में किसी गलती को या उस अपराध का उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तब ही तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तविक भुलावे में पड़ गया हो और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया हो। ये एज इट इज लिखी हुई है वेयर एक्ट में, ये थोड़ी सी टिपिकल लगती है। इस पूरे का मतलब ये है कि तात्विक होता है किसी भी मैटरनल बात को, मतलब कोई अपराधी जो है अगर वास्तविक में भुलावे में पड़ जाए तभी गलतियों को सुधारा जाएगा आरोप में, अन्यथा नहीं, और उन्हीं गलतियों को तात्विक माना जाएगा जिनकी वजह से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है। हमने दूसरी परिभाषा इसी की है, अपनी तरफ से नहीं है, और करके लिखी है जो इजी है, क्योंकि इसको याद करने में बड़ा दिक्कत होती है और आरोप को आप एज इट इज याद भी करना पड़ता है आपको। अब दूसरा देखें, और करके जो हमने लिखा है, अपराध के उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती या लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तब ही तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तविक भुलावे में पड़ गया हो और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया हो। कहने का मतलब यह है, कोई गलती हो गई है या कोई चीज़ छूट गई है आरोप में, तो तभी उस गलती या लोप को तात्विक माना जाएगा, मतलब मैटर को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी माना जाएगा जब वो अभियुक्त जिसके ऊपर आरोप है वास्तव में उस भुलावे में पड़ गया हो या फिर उसके कारण, उस भुलावे या लोप के कारण, लोप मीन्स छूट जाना, लोप के कारण न्याय ना हो पाया हो। ये बात ध्यान रखिएगा। इस सेक्शन में इलस्ट्रेशन दिए गए हैं 2-3। जैसे मान लीजिए किसी आदमी पर किसी हत्या का अभियुक्त है वो आदमी, और उसका विचारण हो रहा है, उसने किसी खुदाबख्श नाम की व्यक्ति की हत्या की है, और मान लीजिए खुदाबख्श की जगह कहीं पर दूसरा नाम प्रिंट हो जाए या पुकार दिया जाए, खुदाबख्श की जगह मान लीजिए उस नाम को बताया गया है हैदर बख्श, मान लीजिए बुला दिया जाए, तो वो अभियुक्त ये नहीं कह सकता भाई हम तो खुदा बख्श में आए थे, हैदर बख्श में नहीं थे, यहाँ पर नहीं माना जाएगा। जबकि अगर कोई आदमी ऐसा है जिस पर विचारण दोनों मामलों का है, खुदा बख्श की भी हत्या की है उसने, हैदर बख्श की भी की है, और इत्तेफाक से उसके साक्षी जो हैं हैदर बख्श वाले में चले जाते हैं जबकि वो खुदा बख्श वाले साक्षी थे, अब वो भुलावे में पड़ गया कि यार ये किसके मामले हैं, किसके मामले से संबंधित व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर वो सचमुच में वास्तविकता में भुलावे में पड़ गया, यहाँ पर उसको भूल का लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे हो सकता है आगे जाके विचारण दूषित हो जाए और निर्णय में असुविधा हो। इस तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 216, न्यायालय आरोप परिवर्तित या परिवर्धित कर सकता है। होता क्या है, पहली बात, कब कर सकता है, निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। पहला पॉइंट समझे, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। परिवर्तन चेंज को कहते हैं, परिवर्धन एडिशन को कहते हैं, कर सकता है। दूसरी बात,
ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। तीसरी बात, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि अभियोजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ेगा तो न्यायालय विचारण को आगे ऐसे चलाएगा मानो परिवर्तन या परिवर्तित आरोप ही मूल आरोप है। मतलब ऐसा कोई चेंज किया गया है आरोप में जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना है निर्णय पर, तो न्यायालय ये मान के चलेगा कि पहले ही जैसा मामला चल रहा है। चौथी और लास्ट बात है, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि अभियोजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी वो आवश्यक समझे स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए सेक्शन 223 में, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा या उनका संयुक्त विचारण किया जा सकेगा। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बिल्कुल ध्यान से याद करें। पहली बात, न्यायालय निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। ठीक, कौन कौन से वो व्यक्ति हैं? पहले नंबर पर आते हैं ए पे, वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का आरोप है। एक ही अनुक्रम में किए गए हों, अनुक्रम समझ रहे हैं आप लोग? अनुक्रम करेक्ट कहते हैं ट्रांजैक्शन को, सेम ट्रांजैक्शन, मतलब एक ही समव्यवहार, एक ही उसके समव्यवहार में उन्होंने एक ही अपराध किया हो। दूसरी बात, वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। मतलब जिन्होंने किया अपराध और जिन्होंने उसके लिए उकसाया, दुष्प्रेरण किया या प्रयत्न किया, उनका भी ट्रायल एक साथ में हो सकता है। तीसरी बात, सी में बताया गया, वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है। 219 में कहा गया है कि अगर 12 मास के अंदर एक जैसे 3 अपराध किए हैं किसी व्यक्ति ने तो उनका संयुक्त विचारण हो सकता है। चौथी डी में कहा गया है, वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है। अनुक्रम एक है मगर अपराध भिन्न है। पहले पॉइंट में अनुक्रम भी एक था और अपराध भी एक था। फिर ई पॉइंट पर आ जाइए, वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्दापन कहते हैं एक्सटॉर्शन को, छल या आपराधिक दुर्विनियोग भी है, अभियोग है। इन व्यक्तियों पे एक साथ मतलब चोरी की है या एक्सटॉर्शन किया है या उद्दापन किया है या आपराधिक दुर्विनियोग किया है, उनका भी संयुक्त विचारण हो सकता है। लास्ट बात, भारतीय दंड संहिता के अनुसार 411 और 414 के अंतर्गत अपराध, 411 में चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना और 414 में किसी चुराई हुई संपत्ति को अभ्यासता व्यापार करने से संबंधित है। देखिए यहाँ से अध्याय चैप्टर भी पूछ लिया जाता है। अध्याय 18 में सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, सेशन ट्रायल है अध्याय 18 में, और ये धारा 225 से 237 तक जाता है, क्योंकि 238 से वो दूसरी स्टार्ट हुई। 225 से 237 तक है सेशन ट्रायल सीआरपीसी में। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला सेक्शन आता है 227, उन्मोचन या डिस्चार्ज। उन्मोचन का मतलब क्या है? अगर आरोप विरचित करने से पहले कोई आदमी छोड़ दिया जाता है तो उसको उन्मोचन कहते हैं, मगर शब्दों में ऐसे लिखेंगे आप, यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश ये समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वो अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। ऐसे लिखेंगे आप बिल्कुल। अब यदि अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया गया है, नहीं छोड़ा गया है, तो क्या अगला स्टेप क्या होता है कोर्ट का? अगला कोर्ट होता है अगला
कदम होता है आरोप विरचित करना, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 228 में बताया गया है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या आरोप विरचित करने का मतलब क्या है? पहली बात, यदि मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की राय है कि ऐसी अवधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो, पहली बात का अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई अन्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अंतरित कर सकता है और वो उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट, इस ध्यान रखिएगा किस तरह से, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के लिए विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा। मतलब सेशन कोर्ट के अंडर कोई मैटर आया, उसे लगा कि हमारे से क्षेत्राधिकार का नहीं है, तो एक या तो सीजीएम को या किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर देगा और वो मजिस्ट्रेट कैसे उसका विचारण करेगा? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले के लिए जो विचारण की प्रक्रिया है उसको अनुसरण करेगा उसका, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अनन्यता उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वो लिखित रूप में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करेगा। अगर सेशन न्यायालय को उसका विचारण करना चाहिए तो वो लिखित में अभियुक्त के विरुद्ध क्या करेगा? आरोप विरचित करेगा। इस मामले से रिलेटेड एक निर्णय हमने लिखा है यहाँ पर लाल पेन से, भावना बाई बनाम घनश्याम और अन्य 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। इस निर्णय में बताया, ये जो था हाई कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन कर दिया कि सुप्रीम जो सेशन कोर्ट है उसने पूरी विशिष्टियां नहीं बताई कि उसको क्यों विचारण करना चाहिए था। ये तमाम बातें हाई कोर्ट ने आक्षेप लगाया सेशन कोर्ट के ऊपर। अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट को पूरी अधिकारिता है कि अगर मामला उसके संज्ञान का है, अगर उसके विचारणीय है तो वो विचारण करे, उसे कारण बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, वो विचारण कर सकता है। और हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया गया और सेशन कोर्ट का निर्णय बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। इस जो हम आपको केस लॉज बताते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप उस केस को अपने वर्ड्स में लिख लिया करिए, जिससे आपको वो बात तुरंत स्ट्राइक करेगी एग्जामिनेशन हॉल में। और आप अगर 4-6 लाइनें भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के खंड खा के अधीन कोई आदेश आरोप विरचित करता है, वहां वो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा और अभियुक्त से ये पूछेगा कि क्या वो अपराध का जिसका आरोप लगाया गया है दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। सीधी सी बात है, सेशन कोर्ट उसके लिए विचारण के लिए इंटाइटल है, कर सकता है, तो वो लिखित में आरोप को विरचित करेगा और विरचित आरोप के बाद पूछा जाता है अभियुक्त से कि आप सचमुच में आरोपी है या नहीं है। तो अगर वो कहता है तो उसको लिख लेता है, कहता नहीं है तो आगे विचारण किया जाता है। फिर इसमें एक सेक्शन है 232, धारा 232, जिसमें दोष मुक्ति है। दोष मुक्ति को एक्विटल कहते हैं कि अगर अभियुक्त न्यायालय पाता है कि कोई ऐसी अपराध नहीं किया गया है, तो चूंकि अगर यही काम फ्रेमिंग ऑफ आरोप विरचित करने से पहले होता तो उन्मोचित हो जाता, मगर आरोप विरचित करने के बाद है तो वही चीज फैक्टर वो सारे रहेंगे, मगर आरोप विरचित करने के बाद उसको दोष मुक्ति लिख देंगे। अगर आप दोष मुक्ति लिखने का कहा जाए तो उन्मोचन का मैटर आप दोष मुक्ति में लिख सकते हैं। फिर 235 में आ जाते हैं दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। दोष सिद्धि कहते हैं कन्विक्शन को। अगर न्यायालय पाता है कि दोषी है तो वो दोष सिद्ध कर देगा और अगर वो नहीं है तो उसको दोष मुक्त कर देगा। आरोप, ये सारे काम होते हैं आरोप विरचित करने के बाद, ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि सेक्शन पूछे नहीं जाते मगर पूछे जाएंगे तब भी आप लिख सकते हैं वहां पर, ये ध्यान रखिए। अब अध्याय 19 है, चैप्टर 19, जो कि मजिस्ट्रेटों, कोई वर्ड नहीं होता, हमने लिखा है मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट
द्वारा वारंट मामलों का विचारण। वारंट मामले जो हैं चैप्टर 19 में है और धारा 238 से लेकर 250 में है। जानबूझ के मजिस्ट्रेटों इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे ये मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है और ये सेक्शन 238 से लेकर 250 तक में है, जिसको आप कहते हैं वारंट मामलों का ट्रायल। इसमें पहला सेक्शन समझे 239 क्या है, 239 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। होता क्या है इसको समझ लें। यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और अभियुक्त की ऐसी परीक्षा यदि कोई हो जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने और अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वो उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। समझ गए होंगे आप कि देखेगा सारे दस्तावेज और पुलिस रिपोर्ट जो आई है मजिस्ट्रेट की, यार कोई मामला ऐसा बन नहीं रहा है तो चूंकि अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है इसलिए उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर मामला बन रहा है तो 240 में आरोप विरचित करेगा। धारा 240 आरोप विरचित करने से रिलेटेड है। फिर आगे ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद अगर वो दोषी नहीं है तो दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दी जाएगी 248 में। फिर आप आगे आ जाइए, एक सेक्शन बताया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249 में परिवादी की अनुपस्थिति। ये बहुत पूछा जाता है। होता क्या है इसमें, परिवादी गायब हो जाता है कंप्लेंट करने के बाद, तब क्या होगा। जब कार्रवाई परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित रहता है और अपराध का विधि पूर्वक शमन किया जा सकता है। किस मामले में? विधि पूर्वक दिन में शमन हो सकता है। शमन बताएंगे हम, आगे है सेक्शन 320 में शमन किया जा सकता है या वो संज्ञेय अपराध नहीं है, ठीक, कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो और शमन किया जा सकता हो, तब मजिस्ट्रेट उसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आरोप विरचित करने से पहले ही उन्मोचित किया जा सकता है। इस बात को बार बार हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से जल्दी से अध्याय 19 को, जो कि मजिस्ट्रेट का मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण है, जो धारा 238 से 250 तक है। इसमें पहली धारा 239 है जिसमें बताया गया अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। यदि धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर और उसके द्वारा भेजी गई दस्तावेज पर विचार कर लेने और अभियुक्त को ऐसी परीक्षा किए जाने के बाद जैसी मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे कर लेने पर अभियोजन और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है तो वो उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। अगर उन्मोचित नहीं किया गया 240 में आरोप विरचित किया जाएगा, 248 में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि कर दी जाएगी। 249 सीआरपीसी में बताया गया परिवादी की अनुपस्थिति। जब पर कार्रवाई परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के नियत समय पर परिवादी अनुपस्थित रहता है और अपराध विधि पूर्वक शमन किया जा सकता है या संज्ञेय में अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट उसके पूर्व किए गए किसी बात के होते भी आरोप विरचित किए जाने से पहले किए जाने से पूर्व किसी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिए, अध्याय 20 है जिसमें बताया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा या मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों का विचारण। सम्मन मामलों का विचारण होता है अध्याय 20 में धारा 251 से लेकर 259 तक। ये है सम्मन मामलों का ट्रायल। इसमें पहली धारा है 251 अभियोग। सबसे पहले अभियोग का सारांश बताया जाना है। क्या होता है इसमें, जब सम्मन मामलों में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे उस मामले की विशिष्टताएं बताई जाती हैं
जिसका उस पर आरोप अभियोग है। अभियोग होगा ये वर्ड, अधिभोग नहीं। फिर से सुन ले। अभियोग का सारांश बताया जाना। धारा 251, जब संबंध मामलों में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब उसे उस अपराध की विशिष्टताएं बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो दोषी होने का अभिवचन करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारीत आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं है। सबसे खास बात क्या है संबंध मामलों में आरोप विरचित करना जरूरी नहीं होता है। पूछा जाता है किन मामलों में आरोप विरचित नहीं होता है, करना जरूरी नहीं है, तो वो है संबंध मामले। फिर अगर मान लीजिए 255 धारा में दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया जाता है विचारण के पास जैसा भी हो। फिर उसके बाद आ जाती है धारा दंड प्रक्रिया संहिता की 258, कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति। बहुत बार पूछा जाता है किन मामलों में कार्रवाई मजिस्ट्रेट रोक सकता है या किस धारा में उल्लिखित है, तो आप ध्यान रखें। परिवाद से भिन्न मामला समझें, परिवाद से कंप्लेंट केस नहीं होना चाहिए। परिवाद से भिन्न आधार पर संस्थित किसी संबंध मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है। और जहां मुख्य साक्ष्यों की अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्रवाई रोकी जाती है तो वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुनाया जाएगा, अन्य दशाओं में छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। मतलब बिल्कुल समझ लीजिए, कंप्लेंट केस पे नहीं होगा रोक सकता। दूसरी चीज, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या सीजेएम अपने आप रोक सकता है, कोई और मजिस्ट्रेट है तो पहले इनकी मंजूरी लेगा तब रोक सकता है। और फिर लास्ट बात बताई गई है, अगर साक्षियों की परीक्षा हो गई है या उनके साक्ष्य लिख लिए गए हैं तो उस तब छोड़ा जाता है तो वो कहलाएगी दोष मुक्ति, और अगर ऐसी परीक्षा नहीं हुई, अवलेखन नहीं हुआ है तो उन्मोचन होगा। फिर एक सेक्शन और पूछा जाता है 259 संबंध मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। इसमें क्या बताया गया है, जब 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय संबंध मामलों में विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि न्याय हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए इस संहिता द्वारा उपबंधित रीत से उस मामले की पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्षियों को पुनः बुलाया जा सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। कहने का मतलब है 6 महीने से अधिक के कारावास से अपराध होना चाहिए और वो मजिस्ट्रेट समझे तो संबंध को वारंट में कन्वर्टेड कर देगा, मगर परीक्षा जिन साक्षियों की हो गई उनकी फिर से परीक्षा होगी, फिर पूरा नया ट्रायल टाइप का होगा। अब ये देखिए, हमने आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक, अप टू सेक्शन 259। इसके साथ हमने पीडीएफ आपको अटैच किया है और ये सारे के सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी हमारे लिए मेहनत, और अपने सारे साथियों को शेयर कर दें जिससे इस मैटर को सारे लोग समझ सकें, पढ़ सकें, उनको फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई channel and share it to all your friends and relatives. Thank you.